अक्सर देखा जाता है ना कि जब भी किसी रिश्ते की टूटने की या बिखरने की बात होती है तो हमारा सारा ध्यान बस किसी एक बड़ी घटना पर चला जाता है। बिल्कुल। कोई बड़ा झगड़ा या कोई अचानक हुआ धोखा। मतलब ऐसा लगता है जैसे बस एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया हो। बाहर से देखने पर कोई घर एकदम परफेक्ट लगता है, आलीशान और मजबूत। लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं होती कि अंदर ही अंदर उस घर की नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। वही तो। और रिश्तों के ये खामोश टूट फूट और उसके पीछे के जो साइकोलॉजिकल कारण है, उन्हें समझने के लिए ही हम आज का ये डीप डाइव कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज और नोट्स हैं, उनके जरिए हम 2004 की बहुत ही मशहूर फिल्म मर्डर का एक एक पन्ना पलटने वाले हैं। बिल्कुल। अनुराग बसु की ये फिल्म बाहर से तो बस एक थ्रिलर या धोखे की कहानी लगती है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये दिखाती है कि कैसे इमोशनल खालीपन और ऑब्सेशन किसी रिश्ते को तबाही तक ले जा सकते हैं। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि क्या हुआ, तो हम इसकी पूरी मनोवैज्ञानिक गहराई को मिस कर देंगे। सही कहा। हमें क्या हुआ से ज्यादा इस बात पे फोकस करना है कि क्यों हुआ। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि इसके जो मुख्य किरदार हैं, सिमरन, सुधीर और सनी, वो असल में हमारी रोजमर्रा की इंसानी कमजोरियों और असुरक्षाओं की प्रतीक हैं। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी मानसिक उलझनें थीं जिन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले लोगों को इतने एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो उस इमोशनल खालीपन या उस नेग्लेक्ट में पनपती है, जिसे हम अक्सर अपनी बिजी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। और इसके लिए हमारे नोट्स में बैंकॉक शहर का बहुत अच्छा रेफरेंस दिया गया है। हाँ, बैंकॉक, जो अपनी तेज रफ्तार और चमक दमक के लिए जाना जाता है। राइट। लेकिन इतने शोरगुल वाले शहर के बीचों बीच सिमरन और सुधीर की जिंदगी एक ठंडे और बहुत ही अकेले आइलैंड की तरह महसूस होती है। और यहाँ सुधीर के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजी बिजनेसमैन है, लेकिन वो कोई टिपिकल विलन नहीं है। हाँ, मतलब वो कोई बुरा या हिंसक इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी को मारता पीटता हो। वो बस इमोशनली अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली। उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे समाज के बहुत से पुरुषों की सच्चाई दिखाता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा पति है क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, एक अच्छा घर दे रहा है। उसे लगता है कि रिश्ते में बस ये कंट्रीब्यूशन काफी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे नोट्स में एक बहुत ही सटल सीन का जिक्र है, वो खामोश डाइनिंग टेबल वाला सीन। उफ, वो सीन तो वाकई बहुत भारी है। हाँ, सिमरन खाना बनाती है, घंटों इंतजार करती है, और जब सुधीर घर आता है तो उनके बीच कोई रियल कॉन्वर्सेशन नहीं होता। कोई आई कांटेक्ट नहीं, दिन भर की थकान बांटने वाली कोई गर्माहट नहीं, बस एक रोबोटिक सी बिजनेस मीटिंग जैसी बातचीत होती है। और फिर बेडरूम वाला सीन आता है, जहां सिमरन एक आखिरी उम्मीद के साथ सुधीर से इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, खुद को संवारती है। लेकिन सुधीर बिना कुछ समझे बस काम की थकावट का बहाना देकर दूसरी तरफ मुंह फेरकर सो जाता है। उस पल सिमरन के चेहरे पर जो दर्द होता है ना, वो रिजेक्शन की शर्मिंदगी वो अंदर तक तोड़ देती है। और अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल एक दीमक लगे घर की तरह है। दीमक लगा घर मतलब? बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से खोखला। एग्जैक्टली। बाहर से पेंट एकदम ताजा है, कोई भूकंप नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, लेकिन रोजमर्रा की उस खामोशी रूपी दीमक ने उसकी नींव को इतना कमजोर कर दिया है कि वो एक हल्के से धक्के से गिर सकता है। यार, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि अक्सर रिश्ते किसी बड़े झगड़े या प्यार की कमी से नहीं मरते, वो अटेंशन की कमी से मरते हैं। बिल्कुल, जिसे हम साइकोलॉजी में अटेंशन डेफिसिट कहते हैं। इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, देखे जाने की चाहत, सुने जाने की चाहत और महसूस किए जाने की चाहत। सही कहा। और जब अपने ही घर की चारदीवारी में सबसे करीबी इंसान से वो इमोशनल न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो सबकॉन्शियस माइंड अनजाने में ही उस कमी को बाहर तलाशने लगता है। सिमरन की हालत भी तो यही थी ना। वो फिजिकली तो उस घर में थी, लेकिन मेंटली वो एक रेगिस्तान में भटक रही थी। और प्रकृति को खालीपन बर्दाश्त नहीं होता, उसे किसी न किसी चीज से भरना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज में एंटर करती है। सिमरन अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो किसी भी इमोशनल सहारे के लिए तड़प रही थी। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर बैंकॉक की एक बारिश वाली शाम में सनी की वापसी होती है, उसका पुराना प्रेमी। हमारे सोर्सेज में उस बारिश वाले सीन को एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर की तरह देखा गया है। मतलब वो सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा था,
वो सिमरन के मन में दबे हुए उस पुराने जुनूनी कॉलेज रोमांस की यादों का सैलाब था। एक तरफ सुधीर के साथ वो बर्फीली खामोशी है और दूसरी तरफ सनी, जो उसे याद दिलाता है कि वो कभी कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी। और जब वो दोनों इतने सालों बाद कैफे में मिलते हैं तो वो बातचीत साइकोलॉजिकली बहुत डीप है। सनी बहुत चालाकी से सिमरन की उस दुखती रग पर वार करता है। वो सीधे उसे एहसास दिलाता है कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है। राइट, बिल्कुल। वो उसे याद दिलाता है कि वो महज एक परछाई बनकर रह गई है। वो कोई नया वादा नहीं करता, बस सिमरन के सामने एक आईना रख देता है। और क्योंकि सिमरन इतने लंबे टाइम से इमोशनल कुपोषण का शिकार थी, वो बहुत आसानी से उसके शब्दों के जाल में फंस जाती है। वो उस भ्रम में उलझती चली जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा रुक कर बात करें। हाँ, बताइए क्या सवाल है? हम कह रहे हैं कि वो अपनी घुटन से भाग रही थी, लेकिन क्या सिमरन सच में इतने सालों बाद अचानक सनी से दोबारा प्यार करने लगी थी? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। या फिर सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ उस अटेंशन की भूखी थी जो सुधीर उसे दे नहीं पा रहा था? मेरा मतलब है, क्या हम इसे प्यार कह सकते हैं या ये सिर्फ एक इमोशनल जंक फूड की तरह था? इमोशनल जंक फूड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, मतलब जंक फूड जो खाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, पल भर के लिए भूख भी मिटा देता है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। वो शरीर को कोई ताकत नहीं देता, बल्कि अंदर ही अंदर बीमार करता है। मुझे लगता है सिमरन बस उसी टेम्पररी स्वाद के पीछे भाग रही थी। आपकी ये जंक फूड वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम इसे साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो मैं इसे महज जंक फूड नहीं बल्कि एक लत या एडिक्शन कहूंगा। एडिक्शन, वैलिडेशन का एडिक्शन। वो एक क्लासिक टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक इंसान है। मतलब सिमरन को सनी से प्यार नहीं था, बल्कि उस एहसास से प्यार था कि वो अभी भी किसी के लिए मायने रखती है। बिल्कुल सही। अब देखिए, सिमरन फिजिकली तो बहुत बाद में सरेंडर करती है। उसका पहला सरेंडर पूरी तरह से इमोशनल होता है। हाँ, कैफे में जब सनी पहली बार उसका हाथ पकड़ता है और वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती, वो कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था। वो उस इंसान का पिघलना था जो सालों से भूल चुका था कि प्यार से छुए जाने का एहसास क्या होता है। और सनी एक शिकारी की तरह इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाता है। ये एनालिसिस वाकई बहुत डराने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी घुटन से आज़ादी पाने के लिए जो रास्ता चुनता है, वही आगे चलकर एक खौफनाक पिंजरा बन जाता है। और सिमरन के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जो रिश्ता उसे एक ताज़ी हवा का झोंका लग रहा था, वो बहुत जल्द उसके गले का फंदा बन जाता है। और हमारे सोर्सेज उस मिरर वाली सीन पे बहुत फोकस करते हैं, जहाँ सिमरन अकेले शीशे के सामने खड़ी है। हाँ, वो अपनी ही आंखों में नहीं देख पाती। वो गिल्ट में, अपराध बोध में धंसने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कर बैठी है, और उसे साफ दिखने लगता है कि सनी बदल चुका है। वो अब कोई पुराना प्रेमी नहीं है, बल्कि एक पजेसिव इंसान बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो सिमरन की हर सांस पर कंट्रोल चाहता है। और जब सिमरन को पछतावा होता है और वो इस रिश्ते को खत्म करके अपने पति के पास वापस जाना चाहती है, तब सनी का असली रूप सामने आता है, जो कि प्यार के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सिमरन से साफ कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। उफ, ये लाइन तो। और यहीं से ब्लैकमेलिंग का वो घिनौना खेल शुरू होता है। वो उसे धमकाता है कि वो उसके पति को सब बता देगा, तस्वीरें लीक कर देगा। ये तो एक टिपिकल पैटर्न है ना, जहां अब्यूजर अपने शिकार को डर के पिंजरे में कैद कर लेता है ताकि वो उसे छोड़कर न जा सके। बिल्कुल, ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और यहीं पर ये सोचना मजबूर कर देता है कि प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लकीर कितनी धुंधली और खतरनाक होती है। मतलब सनी के दिमाग में चल क्या रहा था कि उसे सिमरन पर अपना मालिकाना हक फील होने लगा। वो उसे एक आजाद इंसान की तरह क्यों नहीं देख पा रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे सिमरन कोई ट्रॉफी हो जिसे उसने जीत लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, वो प्यार था ही नहीं। नार्सिसिस्टिक माइंडसेट में सामने वाला इंसान सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करने का एक टूल होता है। मतलब सनी के लिए सिमरन सिर्फ एक चीज थी जिसने उसके अहंकार को बूस्ट किया था। एग्जैक्टली। और जब सिमरन कहती है कि उसे सुधीर के पास वापस जाना है, तो सनी के उस विशाल ईगो को बहुत गहरी चोट पहुंचती है, जिसे साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उसे रिजेक्ट कर सकता है। सही कहा। उसकी धमकियां प्यार की निशानी नहीं थी, वो कंट्रोल खोने की बौखलाहट थी। और यहां हमें सिमरन की मेंटल स्टेट को भी समझना होगा। वो कोई शातिर क्रिमिनल नहीं है।
हाँ, वो बस उस वक्त सही फैसले लेने की हालत में नहीं थी और उसकी उसी कमजोरी ने सनी को उस पर और हावी होने की ताकत दे दी। बिल्कुल। और झूठ और फरेब की इस पूरी इमारत का गिरना तो तय ही था। और वो गिरती भी हैं। जब इस डबल लाइफ का प्रेशर बढ़ता है तो सुधीर, जो अब तक सिर्फ अपने लैपटॉप में घुसा रहता था, उसे भी सिमरन के बदलते बिहेवियर पर शक होने लगता है। उसकी घबराहट, उसकी दूरियां, सुधीर को सब नोटिस होने लगता है। और जब सुधीर उसका पीछा करता है और सच्चाई सामने आती है तो सिमरन डर और गिल्ट के मारे सब कुछ सच सच कबूल कर लेती है। लेकिन यहाँ हमारे नोट्स में सुधीर के रिएक्शन पे बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आमतौर पर ऐसे सिचुएशन में लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। लेकिन सुधीर का रिएक्शन एकदम अलग था। वो गुस्सा होने के बजाय अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। वो बस सिमरन की आंखों में देखकर एक सवाल पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? ये एक लाइन, क्या मैं काफी नहीं था, ये उस कैरेक्टर के पूरे दर्द को समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक धोखा खाए हुए पति का सवाल नहीं था, ये उसके अपने वजूद पर उठा हुआ सवाल था। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि पैसे कमाने की अंधी दौड़ में उसने अपनी पत्नी को कितने भयानक अकेलेपन में धकेल दिया था। उसका ईगो चूर चूर हो जाता है, क्योंकि उसे इस अपराध में अपनी भी हिस्सेदारी दिखने लगती है। उसे समझ आता है कि उसने घर तो बनाया, लेकिन उस घर में रहने वाले इंसान की रूह को अकेला छोड़ दिया। इसे अगर हम एक और एनालॉजी से समझें तो ये ना जमीन के नीचे दबी उन टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह है जो सालों से एक दूसरे से रगड़ खा रही थी। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बाहर से सब शांत था, कोई दरार नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर अनकही बातों और अकेलेपन का प्रेशर बढ़ रहा था। और जब ये प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हुआ तो एक भयानक भूकंप आ गया। और सुधीर और सनी का वो जो लास्ट आमना सामना था, वो कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी। वो उसी सालों के दबे हुए प्रेशर का विस्फोट था। सुधीर सनी के पास जाता है तो वहां कोई लॉजिकल बात नहीं होती। सनी तो जानबूझकर सुधीर को साइकोलॉजिकली प्रोवोक करता है ना? हाँ, वो सीधे सुधीर की मर्दानगी पर वार करता है, ताने मारता है। और सबसे बड़ी बात, सनी खुद ही उस फिजिकल वायलेंस की शुरुआत करता है। और जो हाथापाई होती है वो कोई हॉलीवुड स्टाइल का प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस धक्का मुक्की में सनी का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरता है, उसके सिर पर चोट लगती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। हमारे सोर्सेज भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी। सुधीर ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया था। वो बस क्रोध, ईर्ष्या और उन तमाम अनसुलझे इमोशंस का नतीजा था जो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे उबल रहे थे। सुधीर का रिएक्शन सिर्फ सेल्फ डिफेंस और भड़काए गए गुस्से का नतीजा था। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि बात एक इंसान की जान जाने तक पहुंच गई। और अब कहानी अपने सबसे डीप साइकोलॉजिकल मोड पर आती है। हाँ, क्योंकि सन्नी की मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्लैशबैक्स आते हैं और लॉ की नजरों में ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सुधीर बरी हो जाता है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। एग्जैक्टली। सिमरन और सुधीर की उस उजड़ी हुई जिंदगी का क्या? सच सामने आने के बाद उनके बीच एक नई तरह की खामोशी छा जाती है। लेकिन ये खामोशी उस पहली वाली खामोशी से अलग है। इसमें इग्नोरेंस नहीं है, इसमें एक भयानक सच का वजन है। सिमरन बिना किसी डिफेंस के अपनी गलती मानती है और सुधीर भी एक्सेप्ट करता है कि उसकी इमोशनल अनदेखी ने ही सिमरन को उस रास्ते पर धकेला था। ये इस पूरी फिल्म का सबसे मैच्योर हिस्सा है। वो दोनों अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक म्यूजिक बजने लगे और दोनों एक दूसरे के गले लगकर सब भूल जाएं। कोई बड़े बड़े वादे नहीं होते, बस एक शांत और गहरी समझदारी होती है। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। फिल्म का एंड एक बहुत ही अनकंफर्टेबल अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक असहज कर देने वाली जवाबदेही के साथ होता है। दोनों अपनी अपनी गलतियों का भारी बोझ उठाते हैं और उस बोझ के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। और यहीं पर हमें इस फिल्म के टाइटल मर्डर का असली मतलब समझ आता है। बिल्कुल। अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ये कहानी सिर्फ सनी नाम के एक इंसान के फिजिकल मर्डर के बारे में नहीं है। ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। हाँ, ये वफादारी के कत्ल और दो इंसानों के बीच के उस इमोशनल कनेक्शन के कत्ल की कहानी है, जिसे सुधीर ने अपनी खामोशी से और सिमरन ने अपने भटकाव से मार डाला था। सनी की मौत तो बस एक अचानक हुआ हादसा थी, लेकिन सिमरन और सुधीर के रिश्ते की तबाही
एक लंबी और खामोश प्रोसेस थी। वो असली मर्डर था जो बंद दरवाजों के पीछे रोज हो रहा था। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को, इन सारे सोर्सेस को समराइज करें तो सबसे बड़ा टेक अवे यही कि किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए सिर्फ पैसा या एक घर काफी नहीं होता। बिल्कुल। अगर दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, अगर वो एक दूसरे की इमोशनल नीड्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो रिश्ता बहुत नाजुक हो जाता है, जिससे कोई भी बाहरी हवा का झोंका आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए वो बातचीत का सेफ्टी वॉल्व हमेशा खुला रहना चाहिए। और ये भी समझना जरूरी है कि प्यार और जुनून में बहुत फर्क है। जुनून अंधा कर देता है, पोजेसिव बना देता है, जबकि सच्चा प्यार, भले उसमें रोजमर्रा की बोरियत हो, वो इंसान को स्टेबिलिटी और आजादी देता है। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। आज हमने वाकई इंसानी मन के कुछ बहुत ही डार्क और कॉम्प्लेक्स पन्नों को पलटा है। हाँ, तो इस पूरी मेंटल जर्नी के बाद सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सवाल है? शुरुआत में हमने उस दीमक लगे घर और टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी ना? हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी-कभी किसी रिश्ते की असली अहमियत और गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए उसके उस पुराने खोखले स्वरूप का पूरी तरह से टूट जाना या कत्ल हो जाना जरूरी होता है? ये तो बहुत ही गहरा थोड़ है। क्या उस पुराने और बीमार रिश्ते की राख से ही एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से ईमानदार रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है? वाकई ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।